और आजकल मुझे हमेशा खलता रहता है, पर आदिवासी धर्म की क्यों बात नहीं होती। अभय के बारे में मैं भी उनसे जेएनयू में मिली थी, उन्होंने एक मीटिंग किया था, तो उसमें जाने का मौका था। पर जिस तरह अभय उठा रहे थे, जो अभी नितिशा जी ने बताया था कि आदिवासियत की जो अहमियत होती है, आदिवासी धर्म की जो अहमियत होती है, उसको कैसे मंच में आगे लाया जाए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आम तौर पर हम लोग सुनते रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और आजकल मुझे हमेशा खलता रहता है, पर आदिवासी धर्म की क्यों बात नहीं होती। मतलब एक और सिर्फ ये 4 धर्म नहीं है इस देश में, आदिवासियों का अलग सा धर्म है, उसको भी मान्यता मिलनी चाहिए। और हाल में ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत 46,000 साल का यूकैन जॉर्ज एक केव था जो रियो टिंटो माइनिंग कंपनी ने डिस्ट्रॉय किया था। तो उसके चलते वहाँ के लोग ने इस पर बहुत आपत्ति दिखाई और एक कमीशन बैठा था। मतलब 46,000 साल सबसे पुराना, जो उनके बाल का एक प्लैट था उसमें, कि ये उधर मतलब 46,000 साल का एक बालों का आपको निशाना मिल रहा था, और वो अब सारा ख़त्म हो गया। और लोगों ने फिर बताया कि हर जगह ऐसे हो रहा है कि हमारे जो पूर्वजों की जो निशान हैं, हमारे जो धार्मिक स्थल है, ये सारे माइनिंग कंपनीज ख़त्म कर रहे हैं, और उसके खिलाफ हम लोग कैसे मोबिलाइज करें। और कल ही मैं पढ़ रही थी एक कि झारखंड में जिस तरह जो क्या बोलते सन वो मैंने जो मेगालिथ वो पत्थलगड़ी का जो हाँ ससंदरी, और तो जैसे छत्तीसगढ़ में उसको उरेस्कल बोलते हैं, तो वो एक एस्ट्रोनॉमिकल जिस तरह हिल से अलाइनमेंट थी, वो अब हिल में माइनिंग होने शुरू हो गई, तो वो ख़त्म हो गया। और क्योंकि आदिवासी धर्म इतना जैसे छत्तीसगढ़ में बेलादिला में नंदराज है, नियमगिरी में नियम राजा है, सुरजागढ़ में है, अलग अलग अब पर्वतमाली का चल रहा है, बापलीमली का चल रहा है। ये सारे पहाड़ों में हम आदिवासियों के देव देवताएं हैं, और जब यह इनमें माइनिंग शुरू हो जाएगा तो पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ये इस टाइप के इश्यूज अभय मुझे याद है कि उन्होंने मेंशन भी किया था कि आदिवासी धर्म को कैसे बचाया जाए, उसको कैसे आगे लिया जाए। दूसरी चीज़ जो अभय बहुत फोकस में ला रहे थे कि आदिवासी दलितों में कैसे सॉलिडारिटी हो, और जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था आप लोग का जेएनयू में, इस पर शायद काफ़ी कोशिश कर रहे थे। और ये थोड़ा रिस्की है कहने का, और मैं आप सबसे क्षमा मांगूंगी अगर किसी को बुरा लगे, पर मुझे लगता है कि अभय जैसे, अगर अभय हमारे साथ आज फ्लैश में होते, तो ये काफ़ी किस तरीके से ये सॉलिडारिटी एस्टैब्लिश किया जाए, उस पर काफ़ी सोच समझ के प्रैक्टिस में लाया जाता है। उस पर काफ़ी मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि वो इस पर बहुत कुछ अच्छा लाइट डाल सकते हैं। क्योंकि आज जैसे मैं एक अखबार में पढ़ रही थी, आर्टिकल था कि दलितों को जब एनवायरनमेंटलिज्म की स्टडीज़ होती है, तो दलित लोग का उसमें कोई जगह नहीं है, उनके कंसर्न्स को लाया नहीं जाता है। पर ये आदिवासियों के लिए सच नहीं है। एनवायरनमेंटलिज्म में आदिवासियों के लिए बहुत कुछ, उनके बाय देम फॉर देम, बहुत कुछ उनका जगह है। तो ये ऑटोमेटिकली अज्यूम करना कि आदिवासी का कंसर्न और दलित का कंसर्न एक ही है, उनके जो प्रॉब्लम्स है एक ही है, मतलब है तो बहुत कुछ सिमिलर, पर जब तक ये समझ लोग, दलित मूवमेंट्स को भी समझ में आना चाहिए और आदिवासी मूवमेंट्स को भी समझ में आना चाहिए कि सॉलिडारिटी है पर डिफरेंसेस भी है, और उसको कैसे दोनों को साथ लिया जाए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जितना डॉक्टर अंबेडकर ने हम सब के लिए राइट्स और सिटीजनशिप
इंट्रोड्यूस किया, वैसे आदिवासियों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने थोड़ा बहुत उनके राइट्स को छीना भी है। मतलब जिस तरह जयपाल सिंह ने अपने मुद्दे आगे रखे, और अभी आप बोल रहे थे कि अभय कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी आदिवासियों में है। उस समय भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय भी कई आदिवासी ग्रुप्स ने रिप्रेजेंटेशंस भेजे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि हमें भी असेंबली में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, हम भी अलग सा सपना देख रहे हैं, हम भी बहुत डेमोक्रेटिक है, हम आपको डेमोक्रेसी सिखाएंगे। ये पूरी देश अभी सीख रही है 1947 में, आप तो अभी डेमोक्रेसी में आ रहे हो, हम तो बहुत पहले से डेमोक्रेटिक थे। तो बहुत सारे ये जो होप्स और एस्पिरेशन थे नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी ग्रुप्स और सेंट्रल इंडिया के भी आदिवासी ग्रुप्स, उनको थोड़ा दबा दिया गया है। और उसको मुझे लगता है कि अभय जैसे इंटेलेक्चुअल उसको किसी न किसी तरह री इमेजिन, री फैशन, री इम्प्लीमेंट करने में बहुत कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था और आगे भी होता। ये भी है कि जैसे अभय जैसे ब्रिलियंट यंग इंटेलेक्चुअल्स, डी.आर. नागराज भी एक कन्नड़ा इंटेलेक्चुअल थे जो दलित इश्यूज़ के बारे में बहुत ही सेंसिटिवली वो भी बहुत यंग एज में हार्ट अटैक से चले गए। तो ऐसा क्यों है कि हमारे दलित आदिवासी इंटेलेक्चुअल्स इतने प्रेशर में आते हैं कि एक तरफ से अपने समाज के साथ रहकर दूसरे समाज में डायरेक्शन देने के लिए, मतलब ये क्या प्रेशर है कि हमारे यंग इंटेलेक्चुअल्स हमसे छीने जा रहे हैं। और ये बहुत ही एक वरी की बात है कि हमारे ये क्यों हो रहा है। और लास्टली सॉरी, मैं थोड़ा बूढ़ी हो रही हूँ तो भूल जाती हूँ कुछ बोलना था, पर चलो फिर बाद में याद आ जाएगा। तो एक्चुअली मैं बस अभी एंड करना चाहती हूँ कि आशा है कि अभय का जो ड्रीम है इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज़, और हाँ, ये एक चीज़ की आजकल बहुत सरकार कह रही है कि वी आर क्रिएटिंग ट्राइबल म्यूजियम्स हर जगह, और ये तो वो भूल गए कि ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर्स तो हर जगह थे। उनका क्या हाल है, उनको क्या फंडिंग दिया गया है, उनका क्या, उस पर तो कोई ध्यान नहीं है। आप जो नए म्यूजियम्स खोल रहे हैं उस पर आप बढ़ा चढ़ा के विज्ञापन दे रहे हैं, और जो असली आज के वही टाइप के फ्रीडम फाइटर्स जो है, जो अपने जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, आप उनको टाडा, उनको यूएपीए में बंद कर रहे हैं। ये क्या मजाक है, ये लोगों के जीवन में के साथ बिल्कुल मजाक है कि आप उनको एक तरफ दिखा रहे हो कि आप के लिए कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिल्कुल उलट उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो उसके साथ मैं बस आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, और ख़ासतौर वानी को कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इस मौका दिया इस सम्मेलन का भाग होने का। और ये बहुत पहली बुक रिलीज़ है जिसमें इतना खुशी भी हुई, मतलब आप सब ने हमको यहाँ नाचते हुए, ढोल बजाते हुए लाया। और मुझे याद है कि साउथ अफ्रीका में मैं एक बुक रिलीज़ में गई थी, वहाँ भी उन्होंने गाया था। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये बुक रिलीज़ का ट्रेंड आगे भी चले, और भी बुक रिलीज़ इसके ऊपर मॉडल हो। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मौके को खुश भी बनाया, जैसे हम लोग अभय को मिस करते हैं, पर फिर भी आप लोग ने इसको सेलिब्रेटरी भी बनाया, तो थैंक यू। Kindly like, share and subscribe our YouTube channel.